क्या एम था? टू सिंप्लीफाई एक्सेस ऑफ आयुर्वेदिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आयुर्वेदिक जो टेक्स्ट हैं, आयुर्वेदिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मोस्टली संस्कृत में है। स्टार्ट किया गया CCRAH के द्वारा। ठीक है, इसमें हेल्थ वर्ड आ रहा है तो आप हेल्थ से याद रख लेना कि ये होम्योपैथी का है। H फॉर हेल्थ, लास्ट टाइम का होना चाहिए। तो लास्ट टाइम कब सेलिब्रेट हुआ? 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ। हर दिन हर घर आयुर्वेद था, मैंने आपको बता दिया, ये फोटो दिखा दिया, याद रहेगा आपको। अब यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली हुई 75th, कब हुई थी वो? 5 मार्च 2021। उसके अंदर ये डिक्लेयर किया गया कि जो ईयर 2023 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ विलेज बोलेंगे। जो लास्ट टाइम हुई है वो 9th मीटिंग हुई है गोवा पणजी में। इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें ही 3 सैटेलाइट इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन हुआ था, तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है जर्मनी। ठीक है, तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हुए इसके अंदर। एक तो आयुष्मान कॉमिक बुक सीरीज का रिलीज हुआ और दूसरा 1 to 5 दिसंबर में इसकी थीम क्या है? इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेद। न्यूट्रिशन हैदराबाद के अंदर है। देखो हैदराबादी बिरयानी याद है, अब उस हैदराबादी बिरयानी से हमें न्यूट्रिशन ही मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आयुष स्कीम के बारे में देखा था और 7 स्कीम या कहीं योजनाएं हमने देख ली थी और मैंने आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछे थे। आज पढ़ने वाले थे हम डिजिटल इनिशिएटिव्स। मोर देन 20 डिजिटल इनिशिएटिव है आयुष मिनिस्ट्री, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं आयुष्मान भारत योजना क्या है, कब लॉन्च हुई थी, इसके क्या मोटिव्स थे, और क्योंकि ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है इसलिए हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। PMJB बोलते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च हुई? 23 सितंबर 2018। और क्या करती है ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज़ को। ठीक है, इसके अंदर अभी तक कितनी फैमिलीज कवर हो चुकी हैं? 10 करोड़ फैमिली, जिसके अंदर 50 करोड़ इंडिविजुअल को ही कवर कर चुकी है। हेल्थ कवर अप टू 5 लाख पर ईयर, एक साल में 5 लाख तक का ये हेल्थ कवर देती है फॉर टर्शरी एंड सेकेंडरी मेडिकल ट्रीटमेंट्स। कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन है, जो पैनल में जो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन है। और जो ये PMJ योजना है ये पोर्टेबल होने की वजह से भी इतनी पॉपुलर है। पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि आप इस योजना के थ्रू इंडिया में कहीं पे भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं एक साल के अंदर 5 लाख तक। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज के लिए जो डिजिटल इनिशिएटिव पढ़ने वाले थे वो ये रहा, 20 की डिजिटल इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग मोबाइल एप्लीकेशंस। कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस हैं इन डिजिटल इनिशिएटिव्स में, और ये आयुष ग्रिड जो प्रोजेक्ट था उसी के अंडर में आता है। इन 2019, keeping in line with initiatives under Digital India, Ministry of Ayush proposed a landmark project called Ayush Grid. ठीक है ना, intending to incorporate information technology in all sphere of Ayush sector like healthcare delivery, academics and research. Okay, चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक एक करके सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स देखेंगे। मैंने देखिए, मेरा मोटिव ये था कि जिन बच्चों के एग्ज़ाम है वो तो ठीक है, लेकिन मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड कर दी है। जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब तक मैं ये चीज़ें नहीं इंक्लूड करूँगा ना तब तक किसी को समझ में नहीं आएगी चीज़ें। और मेरा मोटिव यही रहता है कि अगर समझ ही नहीं आ रही है चीज़ें तो फ़ायदा नहीं है पढ़ाने का। ठीक है ना, इसलिए मैंने की फीचर, एडवांटेजेस, कंक्लूजन और किसने लॉन्च करी, ये सब चीज़ें मैंने सारी यहाँ पे लिख दी हैं। मैं ये भी बता दूंगा कि अभी आपका 2-3 दिन के अंदर एग्जाम है तो आपको क्या चीज़ पढ़नी है। जस्ट इस वीडियो को देख लीजिए, 30 मिनट के आसपास की वीडियो होगी ये, तो इतना तो टाइम निकाल ही सकते हैं डिजिटल इनिशिएटिव्स के लिए। ठीक है ना, सबसे पहले आता है AHMIS, आयुष हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, एंड एस्पायरेंट्स, एक चीज़ और कि अभी इस वीडियो में ना मैं जो कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने लगभग 90% चीज़ें कर दी हैं पिछले 3 पार्ट और इस वीडियो में। तो मुझे इस वीडियो को कवर करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जो रह गया है, जो आयुष जीके में इंक्लूड होना चाहिए। वैसे मैं एक कंक्लूडिंग पार्ट 5 से नाम से भी एक वीडियो, छोटी सी वीडियो में डालूंगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि उस पार्ट में कुछ भी मुझसे छूट ना जाए। अगर आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, सो दैट मैं वो भी इंक्लूड कर लूँ आप लोगों के लिए और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो बेनिफिशियल रहेगा। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, यू कैन ऑल्सो फॉलो आर इंस्टाग्राम पेज, क्योंकि वो अभी रिसेंटली पेज क्रिएट हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, और टेलीग्राम तो है ही, आप वहाँ पे ज्वाइन करके सुबह 10 बजे एंड शाम को 9 बजे एक मिनी मॉक होता है, आप उसमें जाके टेस्ट दे सकते हैं सुबह शाम, और वहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं उनकी एक रैंक जनरेट होती है, आप उसमें एक बार जाके देख सकते हैं आप अपनी रैंक, आप कहाँ पर स्टे कर रहे हैं। ओके, चलिए सबसे पहला डिजिटल इनिशिएटिव देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का क्या है। AHMIS, दैट इज़ आयुष हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब बेसिकली एक सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम किसने बनाया ये देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बनाया। ठीक है, जो कि कस्टमाइजेबल है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। यहाँ पे ए का मतलब आयुष हो गया ना, तो आयुष में सारी जो 5 ब्रांचेज हैं वो आ गई है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंटीग्रेट करना फॉर पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट को। ठीक है, इनका एक प्लेटफॉर्म बना दिया। बेसिकली ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में है सिस्टम। इस पे होता क्या है
कि जो भी डिजीज़ है, डायग्नोसिस है, वो सब डॉक्टर को फिल करना होता है एक सिस्टम में, एक सॉफ्टवेयर है। अब इस सॉफ्टवेयर में सारी जो डिजीज़ हैं, जो भी प्रोबेबल डायग्नोसिस है किसी पेशेंट का, वो फिल करके उसकी चीफ कंप्लेन एंड देन उसका सारा जो डेटा है, उसने क्या कंप्लेन करी, कब कब क्या कंप्लेंट्स रही, क्या क्या उसने अभी तक इन्वेस्टिगेशंस करा ली हैं, वो सब उसमें फिल करने के बाद फिर उसमें हम मेडिसिन को फिल करते हैं और उसके बाद वो जो डिजिटल फॉर्म है हमारे प्रेस्क्रिप्शन की, वो फार्मेसी में फॉरवर्ड कर देते हैं। फार्मेसी वाले उस जो जब उनके पास ये डिजिटली फॉर्म में चला जाता है तो पेशेंट का डेटा, तब उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं डिस्पेंसरी से, ठीक है। और ये एक्चुअली इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जितना भी आयुष के सारे हॉस्पिटल है, सब में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके वो एक आयुष आईडी को, यूनिक आयुष आईडी जनरेट करें और सबका एक यूनिक डेटा रहेगा आयुष के पास कि किस डिजीज़ से कौन से पेशेंट आ रहे हैं, उनकी क्या क्या चीफ कंप्लेंट्स थी, उनको क्या क्या हिस्ट्री में क्या क्या मेडिसिन वो ले चुके हैं। इसका की फीचर ये था कि एक तो ये यूनिक आयुष आईडी देगी सबको, पेशेंट को, सब पेशेंट की एक आईडी बनेगी। तो ऑटोमेटेड पेशेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव केयर समझ में आ गया, जैसे मैंने बताया ऑटोमेटेड है सब कुछ। 5 मॉड्यूल है इसके अंदर, आयुर्वेद, योगा, यूनानी और सिद्धा होम्योपैथी के लिए। एडवांटेज क्या है इसका, एक तो हैसल फ्री एप्लीकेशन है, ठीक है। सेंट्रलाइज डेटाबेस बन जाएगा फॉर ऑल HMIs डेटा के लिए। नेशन वाइड यूजेबिलिटी है अक्रॉस ऑल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला, इट इम्प्रूव द पेशेंट केयर एंड डॉक्यूमेंटेशन एफिशिएंटली। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करेगा, इंप्रूव कर देगा डॉक्यूमेंटेशन। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, जो इन बच्चों का एग्जाम है बस उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, किसने डेवलप करी और क्या काम है इसका। अब मैंने आपको बता दिया, तो अगर आपको वैसे भी याद रहेगा ना, तो जैसे ही नाम आपके सामने आएगा तो आपको तुरंत से याद आ जाएगा कि क्या क्या काम है, ठीक है। एक यूनिक आयुष आईडी बनेगी इसके अंदर, ठीक है। बस आगे चलते हैं। नमस्ते पोर्टल बहुत सुना होगा, सभी टीचर्स पढ़ा देते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा डेटा को कलेक्ट करके एक जगह लिखने की कोशिश करी है। जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए सॉरी है, बिकॉज आप लोगों को इतना डेटा देख के डर लग रहा होगा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको सबको सिंप्लीफाई कर दूं। एंड 2 दिन से थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ है मुझे, तो इस वजह से थोड़ी आवाज़ में दिक्कत हो सकती है। चलिए नमस्ते पोर्टल के बारे में देख लेते हैं। नमस्ते इज़ नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। जैसा इसके नाम से पता लग रहा है, बस यही है। एक तो फुल फॉर्म बस याद होनी चाहिए और इसका क्या काम है बस इतना पता होना चाहिए। शायद मैंने बताया होगा आपको शुरू वाली वीडियो में, फर्स्ट पार्ट 1 में बताया होगा। जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, पार्ट 3 वो एक बार जाके पहले उसको देख ले। तो हम सीक्वेंसली चल रहे हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब इसका क्या काम था, इंट्रोडक्शन क्यों हुआ। इट एड्रेसेस द लैक ऑफ यूनिफॉर्म डायग्नोस्टिक टर्म्स, द लैक ऑफ यूनिफॉर्म डायग्नोस्टिक टर्म्स, ठीक है ना, एंड कोड्स इन द इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम टू स्टैब्लिश यूनिफॉर्म मॉर्बिडिटी टर्म्स, ठीक है, टू स्टैब्लिश यूनिफॉर्म मॉर्बिडिटी टर्म्स एंड कोड्स फॉर आयुष, इनेबल इंटीग्रेशन ऑफ आयुष इनटू इंश्योरेंस कवरेज एंड रियम्बर्समेंट सिस्टम्स, कंट्रीब्यूट टू अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एज पर WHO प्रायोरिटी ऑब्जेक्ट। अब बेसिकली जितनी भी आयुर्वेद में डिजीज़ है वो अलग अलग स्टेट में उनका कुछ कुछ अलग अलग नाम है। फॉर एग्जांपल आप साउथ इंडिया में अगर डिजीज़ की टर्म्स को देखेंगे और नॉर्थ इंडिया में डिजीज़ की जो टर्म्स हैं उनको देखेंगे तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन और उनको लिखने में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इस चीज़ को, और जहाँ वर्नैकुलर नेम्स आते हैं, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इस नमस्ते पोर्टल का आना ज़रूरी था, इसलिए ये आया। अब क्या हुआ, जितनी भी मॉर्बिडिटीज़ थी आयुर्वेद में मेंशन, उन सबको एक प्लेटफॉर्म के अंदर, नमस्ते पोर्टल के अंदर सबको डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। सबका एक कोड जनरेट कर दिया गया कि ये डिजीज़ है, इसका एग्जैक्ट नाम ये है, इसको इंग्लिश में ये बोलेंगे और इसका कोड ये है, सो दैट यूनिफॉर्मिटी आ जाए। तो थोड़ा सा जो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के अंदर जो टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है ना, उस चीज़ को, या फिर जो वर्नैकुलर नेम्स हैं, उन चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये यूनिफॉर्म मॉर्बिडिटी टर्म्स करके नमस्ते पोर्टल का इनिशिएटिव लिया गया, ठीक है। अब क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न साइंस है उसकी तो अपनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसके कोड्स हैं, सब डिजीज़ का एक यूनिफॉर्म कोड है जो यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में चलता है, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं था, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए नमस्ते पोर्टल आया और इंश्योरेंस कवरेज भी मिलने में आसानी होगी, रियम्बर्समेंट सिस्टम में भी आसानी होगी, ठीक है। इसके अंदर डुअल कोड सिस्टम है, ठीक है। नमस्ते प्रोवाइड्स बोथ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ 10 और ICD 11 कोड्स। मतलब हर एक डिजीज़ जो आयुर्वेद में मेंशन है उसका एक आयुष मॉर्बिडिटी कोड होगा और उसका ICD 10 और 11 के अकॉर्डिंग उसका कोड होगा, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेबल होगा वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, सो दैट हर जगह उसको एक कोरिलेट करके हम देखा जा सके, ओके दिस डिजीज इज दिस, इफ अ नॉन आयुष प्रैक्टिशनर विल सी दैट कोड देन ही कैन एबल टू रिकॉग्नाइज द डिजीज अकॉर्डिंग टू द कोड्स, ठीक है। This dual code enhances the morbidity reporting and facilitate better use of the digital revolution in healthcare, ठीक है। प्रमोट करेगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये प्रमोट करेगा स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजी को फॉर आयुर्वेद, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम एंड स्ट्रेंथन करेगा इंटीग्रेशन ऑफ आयुष प्रैक्टिस इन द ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। समझ में आ गया। जिन बच्चों का एग्जाम है उसके लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि इस नमस्ते पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और कौन से कोड के अकॉर्डिंग कितने कोड हैं। तो एक तो ICD 10, ICD 11 और आयुष मॉर्बिडिटी कोड, ठीक है। काम क्या है वो आपको पता लग गया, और कभी इन फ्यूचर कहीं पे आपसे पूछ लेता है तो इसलिए भी आपके लिए अच्छा हुआ कि आपने इसको देख लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज आयुष सुरक्षा। इट इज़ ए फार्माकोविजिलेंस फॉर ASU एंड
होम्योपैथी ड्रग्स। एक फार्माकोविजिलेंस डिजिटल इनिशिएटिव आगे भी आएगा, नेशनल लेवल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फार्माकोविजिलेंस के बारे में, तो उसी के लिए आयुष सुरक्षा जो है प्रोग्राम आया टू टैकल ADR, ठीक है ना। ये अगली लाइन में डॉक्यूमेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन लिंक टू आयुर्वेद सिद्धा यूनानी होम्योपैथी, ये इसका एम था। ऑब्जेक्टिव कलेक्ट, कोलेट एंड एनालाइज क्लिनिकल सेफ्टी डेटा ऑफ ASU एंड होम्योपैथी ड्रग, ठीक है, ईजी है। मॉनिटर एड्रेस एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटेड टू दीज मेडिसिन। इंपॉर्टेंस क्या है, एंश्योर सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ASU एंड होम्योपैथी ड्रग इन पेशेंट केयर, फैसिलिटेट करता है आइडेंटिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। बस सिंपल, आपने लास्ट वीडियो में फार्माकोविजिलेंस पढ़ लिया तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि आयुष सुरक्षा इज रिलेटेड टू द फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। आगे चलते हैं। ई औषधि आयुष सप्लाई चेन मैनेजमेंट पोर्टल, ठीक है, किसने लॉन्च की, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च करी। किस लिए लॉन्च करी, टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ आयुष मेडिसिन, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्या ऑब्जेक्टिव था, एफिशिएंटली मैनेज ड्रग स्टॉक एंड लॉजिस्टिक्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ड्रग वेयर हाउस इन इंडिया। ये इंश्योर करता था टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन टू बेनिफिशियरीज अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट, एक जगह से दूसरी जगह मेडिसिन का ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में जो भी देख रेख है, यानी कि उसको एफिशिएंटली वर्क करने में ये हेल्प करता है ई औषधि, सो दैट टाइमली बेनिफिशियरी तक कोई भी मेडिसिन पहुंची जा सके, ठीक है, उसको प्रोवाइड की जा सके। इंश्योर करता है टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन टू द बेनिफिशियरी। ई औषधि की खासियत थी कि ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी टू मॉनिटर प्रोक्योरमेंट एंड मूवमेंट ऑफ मेडिसिन। अब मेडिसिन बनी, उसको प्रोक्योर करना, उसकी मूवमेंट, प्रोक्योर करके एक मेडिसिन का स्टॉक यहाँ से कहीं और जा रहा है तो उसको ट्रैक करना, उसको ट्रेस करना और उसको मॉनिटर करना, प्रोक्योरमेंट से लेके उसकी मूवमेंट तक, ये सब काम था ई औषधि का। रियल टाइम विजिबिलिटी ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टॉक स्टेटस, ठीक है, इससे ये भी पता लगता था कि अभी मेडिसिन कितनी स्टॉक में है और कितनी नहीं है। बेनिफिट क्या हुआ, इंप्रूव ड्रग सप्लाई चेन एफिशिएंटली एंड रिड्यूस डिलेज। जैसे स्टॉक कम होने लगा तो ई औषधि से पता लग गया कि इस मेडिसिन की स्टॉक कम है या खत्म हो गया है, तो फटाफट से उस मेडिसिन का अरेंजमेंट करना, ठीक है। आगे चलते हैं। ई चरक, इसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था, वर्चुअल मार्केट प्लेस है, याद रखना ये ज़रूरी है। व्हाट इज़ इट, ई चरक इट इज़ एक्चुअली जो फ्लिपकार्ट है जैसे, ठीक है, और अमेजन है, इस तरह का ही है, एक प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल मार्केट प्लेस है फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। किस किस का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये, CDAC, NMPB और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, तो ये कनेक्ट करता है स्टेक होल्डर्स को, फार्मर्स को, कोऑपरेटिव्स को, सर्विस प्रोवाइडर को, एक्सपर्ट्स को, इनपुट एजेंसी, प्रोसेसिंग सेंटर एंड ट्रेडर्स, इन सबको कनेक्ट करके रखता है, फैसिलिटेट करता है ट्रेड एंड नॉलेज ऑफ एक्सचेंज। आगे चलते हैं, बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। अब ये ट्रेड में भी हेल्प करता है, नॉलेज एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, प्रमोट करता है कल्टीवेशन को एंड ट्रेडिशनल हर्बल नॉलेज को, ठीक है। इसका फीचर क्या है कि वर्चुअल बाइंग और सेलिंग प्लेटफॉर्म है, हर्ब्स के लिए एंड एरोमेटिक रॉ मटेरियल्स के लिए, ओके। कल मैंने इसका लोगो दिखा दिया था आपको, एक बार उसको देख लेना दोबारा से, और उसकी फुल फॉर्म। आगे बढ़ने से पहले जिस स्टूडेंट ने, जिस एस्पायरेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल आयुर एस्पायरेंट्स, ठीक है, एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल। त्रिस्कंद कोश, इंटीग्रेटिंग आयुर्वेद, IT एंड संस्कृत, ये इन तीनों को इंटीग्रेट करने के लिए त्रिस्कंद कोश को बनाया गया। आयुर्वेद, IT सेक्टर और संस्कृत, इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेट्स करता है ये आयुर्वेद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड संस्कृत। क्या एम था, टू सिंप्लीफाई एक्सेस ऑफ आयुर्वेदिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आयुर्वेदिक जो टेक्स्ट है, आयुर्वेदिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मोस्टली संस्कृत में है। अब उस संस्कृत की इन्फॉर्मेशन को ईजिली IT की हेल्प से एक्सेस करना ही त्रिस्कंद कोश का एम था, ठीक है, सो दैट डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में इजी हो किसी भी पेशेंट का। अब इसके दो कंपोनेंट थे, फर्स्ट इज आयुक्त निदान एंड सेकंड इज आयुक्त उपचार। आयुक्त निदान की हेल्प से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया आयुर्वेदिक फिजिशियन की हेल्प से टू डायग्नोज एनी मॉर्बिडिटी, ठीक है, और आयुक्त उपचार से उस मॉर्बिडिटी का क्या उपचार हो सकता है बेस्ड ऑन औषध कोर्स, ठीक है। पर्पस क्या था, ए यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म फॉर आयुर्वेदिक नॉलेज रिट्रीवल, ठीक है, आयुर्वेदिक नॉलेज को रिट्रीव करने के लिए एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनाया गया। इट एनहेंस द एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। बस इतना पता होना चाहिए आपको कि त्रिस्कंद कोश जो है वो इंटीग्रेशन है ऑफ आयुर्वेद, IT एंड संस्कृत। क्यों हो रहा है और उसके दो कंपोनेंट क्या है, बस इतना पता होना चाहिए, दैट्स इनफ। नेक्स्ट इज सिद्धार या सिद्ध AR ऐप, एंड्रॉयड बेस्ड ADR डॉक्यूमेंटेशन फॉर सिद्धा ट्रीटमेंट। वो आयुष सुरक्षा था, वो आयुष के लिए था, यानी कि ASU एंड होम्योपैथी ड्रग्स के लिए। लेकिन इसमें से जो सिद्धा था उन्होंने अपना एक एंड्रॉयड ऐप अलग से डेवलप किया और इसका नाम रख दिया सिद्धार ऐप या सिद्ध AR ऐप। तो एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है, लॉन्च करी गई CCRAS ने, ठीक है, लॉन्च बाय द SCRI CCRS, ठीक है। इसका एम क्या था, ADR का डॉक्यूमेंटेशन या ADR को रिपोर्ट करके उसका डॉक्यूमेंटेशन करना। क्या काम था इसका, क्या हेल्प मिली इससे, तो ये इनेबल करता था हेल्थ केयर प्रोफेशनल को एंड कंज्यूमर्स को टू डॉक्यूमेंट ADR इन रियल टाइम, ठीक है। फैसिलिटेट्स एफिशिएंट रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स रिएक्शन, ठीक है। इसका इंपैक्ट क्या हुआ, स्ट्रेंथन ADR रिपोर्टिंग फॉर सिद्धा ट्रीटमेंट, इंप्रूव ओवरऑल मेडिकेशन सेफ्टी एंड हेल्थ केयर क्वालिटी। बस ये याद रखना है कि सिद्धा याद भी नहीं रखना, ये तो सिद्ध एडवर्स रिएक्शन, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिद्धार ऐप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
TKDL, इसके बारे में मैं आपको पिछली बार बता चुका हूँ सब कुछ। प्रोटेक्टिंग इंडिया ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जिसने नहीं देखा वो लास्ट वीडियो को देख लेना। इसमें मैंने आपको बताया था ना कि डिफरेंट मल्टीपल इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में है, तो जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश में इसका ट्रांसलेशन किया गया है। लेकिन ये एक कोडिफाइड फॉर्म में है, ऐसा नहीं है कि ये ओपनली नॉलेज सभी के साथ शेयर नहीं की गई। जो इंटरनेशनल ऑफिस है ना, पेटेंट ऑफिस है, उनके पास भी इसका एक कोडिफाइड फॉर्म है, जस्ट टू प्रिवेंट बायोपायरेसी। दो चीज़ होती है इसमें, देखो TKDL के अंदर एक चीज़ है कि आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया और उस प्लेटफॉर्म पे नॉलेज डाल दी अपनी आयुर्वेदिक, सो दैट कोई दूसरा देश में कोई दूसरी एजेंसी उसको एक्सेस भी ना कर पाए, और कल को कोई अगर पेटेंट आता है तो उसको एक्सेस करके उसको पेटेंट भी रिजेक्ट किया जा सके। तो इसके हिसाब से अब ऐसा तो नहीं है कि हम उनको फुल्ली एक्सेस दे देंगे अपनी नॉलेज का, ऐसा नहीं है। तो हम उनको जो कोडिफाइड फॉर्म है ना, उस किस तरीके से उन्होंने क्लासीफाई किया है नॉलेज को, तो उसका नाम है TKRC, ठीक है। तो इस TKRC की फुल फॉर्म ये है कि ट्रेडिशनल नॉलेज रिसोर्स क्लासिफिकेशन फॉर सिस्टमिक डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। इट सेफगार्ड्स इंडियाज रिच ट्रेडिशनल नॉलेज हेरिटेज, प्रमोट्स फेयर रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस। आगे चलते हैं, आयुष रिसर्च पोर्टल, ब्रिजिंग द एविडेंस गैप। एक्चुअली अभी क्या है, हमारे जो आयुर्वेद या आयुष सिस्टम में हम एंशिएंट नॉलेज को लेके चल रहे हैं, लेकिन हमने उस पर कोई भी रिसर्च वर्क हमारा इतना ज़्यादा नहीं है कि हम उसको क्लेम कर सके कि नहीं, अगर ये दवाई अम्लपित्त में दे रहे हैं तो ये कैसे काम कर रही है, इसके पीछे का रिसर्च वर्क है नहीं है। वो जो रिसर्च वर्क है, यानी कि जो पेपर वर्क है हमारे आयुष सिस्टम में, वो काफ़ी कम है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आयुष रिसर्च पोर्टल का इनिशिएटिव लिया गया। लैक ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर आयुष लिटरेचर क्रिएटेड ए डिमांड फॉर सिंगल प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्योंकि आयुष का जो लिटरेचर है उसका सेंट्रलाइज कोई डेटाबेस नहीं था। इसी वजह से हमें एक सिंगल प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ी जहां पर सभी रिसर्च आर्टिकल, आयुर्वेदिक टेक्स्ट, लिटरेचर अवेलेबल हो। इसलिए आयुष रिसर्च पोर्टल आया, ठीक है। कंसेप्चुलाइजेशन, आयुष रिसर्च पोर्टल वाज कंसीव्ड टू पूल एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन वन प्लेस। एक प्लेस के अंदर आयुष के सारी चीज़ को इकट्ठा करके डाल देना ही आयुष रिसर्च पोर्टल का काम था। किसने डेवलप किया? NIIMH हैदराबाद में। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करता है ये। एक तरीके की लाइब्रेरी है, एंशिएंट लाइब्रेरी है। आप MD में आएंगे कल को तो आप एक रिसर्च करेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब उस रिसर्च को जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे, आप कहीं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं डालेंगे या किसी रिसर्च पोर्टल पे, किसी जर्नल के अंदर नहीं डालेंगे, तब तक वो किसी को नहीं पता लगेगा कि इस बारे में रिसर्च हुई है। तो जब तक ये चीज़ें कहीं बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगी, तब तक ये बोल दिया जाएगा, बोलते रहेंगे कि मॉडर्न वाले कि आयुष सिस्टम के अंदर अभी रिसर्चेज नहीं हो रही हैं, क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो आयुष मेडिसिन है उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उन मेडिसिन के ऊपर रिसर्च नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही इस आयुष रिसर्च पोर्टल का इनिशिएटिव लिया गया और उसके ऊपर इतने सारे आर्टिकल, इतने सारे रिसर्च आर्टिकल्स डाले गए, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? एड्रेस द एविडेंस गैप इन आयुष सिस्टम, एनहांस द एक्सेसिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ आयुष रिसर्च फॉर द बॉर्डर कम्युनिटी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है धारा। धारा इज अ डिजिटल हेल्पलाइन फॉर आयुर्वेदा रिसर्च आर्टिकल्स, ठीक है। और बेसिकली इट इज एन इंडेक्सिंग सर्विस फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च आर्टिकल, ठीक है। ये किस किस के कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है? CCRS का, द आयुर्वेदा ट्रस्ट कोयम्बटूर और स्विस आयुर्वेद मेडिकल अकेडमी स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये तीनों नाम याद रखनी है आपको कि धारा किस किस का कोलैबोरेटिव वर्क है या प्रोजेक्ट। CCRS कोयम्बटूर का, द आयुर्वेदिक ट्रस्ट एंड स्विस आयुर्वेदा मेडिकल अकेडमी स्विट्जरलैंड का, ठीक है। और इस पे आर्टिकल आने से पहले जाते हैं रिव्यू के लिए। इंडेक्सिंग होने से पहले आर्टिकल को यहाँ पर रिव्यू किया जाता है, ओके। और इसका पर्पस क्या है? टू प्रमोट और डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज इन आयुर्वेदिक कम्युनिटी, फैसिलिटेट करता है इजी एक्सेस टू क्रेडिबल आयुर्वेदिक रिसर्च, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें इतना ही था, इन तीनों के नाम और इंडेक्सिंग सर्विस है ये, और इसके फुल फॉर्म। शोधगंगा, इट इज अ रिपोजिटरी फॉर ऑल द थीसिस एंड साइनॉप्सिस। शोधगंगा एक रिपोजिटरी है जो कि मेंटेन की जाती है INFLI BNET के द्वारा, UGC के द्वारा, ठीक है। ये इसके अंदर अभी तक 3 लाख थीसिस और 8,000 साइनॉप्सिस के आसपास से ज़्यादा है, और ये एक्सेसिबल है ओपनली, ठीक है। और शोधगंगा इज नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आयुष, ये कॉमन है। किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी फील्ड में कोई भी रिसर्च वर्क होता है तो उसकी थीसिस और उसका साइनॉप्सिस इसके अंदर यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि इसमें 544 इंडियन यूनिवर्सिटीज ने MOU साइन किया हुआ है टू फुलफिल द शोधगंगा रिपोजिटरी विद वर्क और थीसिस एंड साइनॉप्सिस, ठीक है। शोधगंगा इंश्योर करता है इजी एक्सेस एंड आर्काइविंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थीसिस, रेजिंग रिसर्च स्टैंडर्ड, ठीक है। अब रिसर्च स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए शोधगंगा एक इंश्योर करता है कि एक तो इजी एक्सेस हो और उनके पास सभी थीसिस का आर्काइव हो, ठीक है। तो जो ये सेंटर है ये मेंटेन करता है शोध गंगोत्री भी, और जो शोध गंगोत्री है वो रिपोजिटरी है PhD रिसर्च इन इंडियन यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली शोध गंगा इज नॉट फॉर PhD वर्क, ठीक है, इट इज जस्ट फॉर PG स्टूडेंट्स। व्हेन इट कम्स टू द PhD रिसर्च वर्क, देन शोध गंगोत्री is the platform where all the PhD's work or the synopsis has to be uploaded by the InflipNet Center. आगे चलते हैं।
CHALAS बोल लीजिए या CHALS बोल के फुल फॉर्म है ई करंट हेल्थ लिटरेचर अवेयरनेस। स्टार्ट किया गया CCRAH के द्वारा। ठीक है, इसमें हेल्थ वर्ड आ रहा है तो आप हेल्थ से याद रख लेना कि ये होम्योपैथी का है, H फॉर हेल्थ एंड H फॉर होम्योपैथी। इसने स्टार्ट किया है, CCRAH ने स्टार्ट किया, एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी फॉर इंडेक्सिंग रिसर्च पब्लिकेशन। और इसको क्यों लॉन्च किया गया था? टू एनहेंस विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंडेक्स आर्टिकल। ठीक है, इतना ही जरूरी था इसके लिए। इसकी फुल फॉर्म देख लेना बस। किसने डेवलप किया है ये देख लेना, ई करंट हेल्थ लिटरेचर अवेयरनेस, RMIS रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसने लॉन्च किया? CCRAS ने। ठीक है, टू सपोर्ट रिसर्च इन आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट ऑफरिंग MD MS एंड PhD कोर्सेज। थीसिस की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए उसका इनिशिएटिव लिया गया। ठीक है, थ्रू प्रॉपर हाइपोथेसिस फॉर्मूले एंड ऑब्जेक्टिव सेट। तो दिक्कत ये आती है, देखिए मैं बताता हूँ आपको कि जब आप MD करने जाते हैं तो वहाँ पे करना होता है आपको रिसर्च वर्क करने से पहले आपको एक साइनॉप्सिस सबमिट करनी पड़ती है कि आप कैसे कैसे रिसर्च वर्क को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उस पूरी रिसर्च में आपको उसी तरीके से चलना होता है जिस तरीके से आपने साइनॉप्सिस के अंदर मेंशन की हुई होती है। लेकिन अगर आपकी साइनॉप्सिस ही अच्छी तरीके से नहीं बनती है तो रिसर्च वर्क भी उस लेवल का नहीं होता है जिस लेवल का होना चाहिए। उस रिसर्च वर्क की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए उसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं, सब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं, क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं और किस तरह की रिसर्च को किस तरीके से फॉरवर्ड किया जाना चाहिए, आगे कैसे प्रोसीड होना चाहिए, उसमें वो जो काम है वो इस सिस्टम का काम। ठीक है, तो समझ में आया? थीसिस क्वालिटी को इंश्योर करना, हाई क्वालिटी रिसर्च स्टडी थ्रू प्रॉपर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड ऑब्जेक्टिव सेट, फैसिलिटेट्स एप्रोप्रिएट रिसर्च स्टेप एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स, scholar and institute support, provide suggestion and inputs for planning, designing, protocol, writing of research studies। सुन में जो मैंने बोला ये वही है। की फीचर क्या है? एड इन कंडक्टिंग rigorous and valid research इन। जब आपका रिसर्च वर्क इनिशिएट करने से पहले अगर आपको कोई एक्सपर्ट ये बोल दिया जाए कि आपको रिसर्च वर्क ऐसे की जानी है तभी जाके रिसर्च अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी रिसर्च वर्क बेस्ट निकल के आएगी। तो यही वही को बोल रहा है कि एड इन कंडक्टिंग रिगोरस एंड वैलिड रिसर्च इन आयुर्वेद। ठीक है, आगे चलते हैं। आयुर्वेद ग्रंथ समुच्चय, पोर्टल फॉर आयुर्वेदिक क्लासिक बुक्स। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये मैंने लिखा हुआ है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा कभी आपको पढ़ती है तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। बस मैं इतना बता दूं कि आयुर्वेद ग्रंथ समुच्चय इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टल कंटेनिंग क्लासिकल आयुर्वेदिक बुक्स। इट इंक्लूड्स टेक्स्ट लाइक चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, माधव निदान एंड वेरियस लीगल टूल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आयुष संजीवनी ऐप। ठीक है, लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। इस संजीवनी नाम आते याद आना चाहिए कि संजीवनी की जरूरत कहाँ पड़ेगी? जब कोई पेंडेमिक आ रही होगी या कुछ कोई क्रिटिकल सिचुएशन में होगा पर्सन, तभी जाके संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ती है ना। तो बस उसी से याद रखना कि कोविड पेंडेमिक के दौरान संजीवनी ऐप आई थी और कोविड पेंडेमिक से ही रिलेटेड थी ये। ठीक है, तो इसका क्या काम था? टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम 5 मिलियन पीपल, 50 लाख लोगों से डेटा को कलेक्ट करना ऑन आयुष मेडिसिन यूसेज एंड। अब कोविड-19 में बहुत सारी आयुष 64 मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उस मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद उसका यूसेज का डेटा, उसका प्रिवेंटिव मेजर्स को, इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए इस आयुष संजीवनी ऐप का या उसको लॉन्च किया गया टू गैदर इनसाइट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ आयुष ट्रीटमेंट ड्यूरिंग पेंडेमिक। ठीक है, आगे चलते हैं। योगा ब्रेक ऐप या वाई ब्रेक ऐप। पर्पस सबसे पहले देख लेते हैं लॉन्च किसने किया। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया। डिजाइन किसके लिए किया है? वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए किया गया टू डिस्ट्रेस, रिफ्रेश एंड रीफोकस एट देयर वर्क प्लेस। एम क्या था? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोवाइड सोलेस ड्यूरिंग वर्क आवर्स। मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म है, मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म फॉर इजी एक्सेस टू योगा प्रैक्टिसेस। ठीक है, बेनिफिट क्या मिला? recognizes the stress and physical issues faced by the corporate professional and their occupation। इसका एम मैंने आपको बता दिया, टू रिड्यूस स्ट्रेस, एनहेंस वेलबींग एंड इम्प्रूव वर्क लाइफ बैलेंस। और ये डेवलप की गई थी थ्रू रिगोरस ट्रायल एंड टेस्टिंग इन मेजर मेट्रो सिटी कंडक्टेड बाय मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। कुछ ये ई लर्निंग इनिशिएटिव्स, इनके बारे में कुछ नहीं जानना आपको, बस इतना पता होना चाहिए कि ऐसे भी कोई कोर्सेज हैं। आयुर्वेद ई लर्निंग कोर्स है 2010, काफ़ी बहुत पहले, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी नहीं आई थी तब तक तो। ठीक है, जब डिपार्टमेंट ही था तब लॉन्च हुआ 2010 के अंदर। ठीक है, और इनहेरिटेंस ऑफ इंडिया, तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है इनहेरिटेंस ऑफ इंडिया, तो किसने प्रोवाइड किया कोर्स? IIT मद्रास ने किया। किसके ऊपर कोर्स था ये? आयुर्वेदिक रूट्स, आयुर्वेद कंसेप्ट, प्रोसीजर, फिलोसफी एंड हिस्ट्री को। ठीक है, बस इतना ही पता होना चाहिए। 3 ऐप और हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और देखेंगे। अभी 3 ऐप को देख लेते हैं। सिद्धा NIS ऐप, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, लॉन्च हुई 2018 में। क्या प्रोवाइड करती है? सिद्धा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेजर्स, एजुकेशन, रिसर्च स्टेटस। ठीक है, तो ये सिद्धा से रिलेटेड जो भी मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करती है। सिद्धा से रिलेटेड हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं वो प्रोवाइड करती है। एजुकेशन और रिसर्च स्टेटस के बारे में ये ऐप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है।
किसके ज्वाइंट इनिशिएटिव से डेवलप है ये, NIS और CPREEC। ठीक है, इनमें से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि ये ऐप है, डेवलप किसने की है उसका नाम इसी में ही है। ठीक है, इसने किसी के साथ मिलकर की है, उसका नाम CPREEC है। ना भी याद हो तो भी चलेगा। कब लॉन्च हुई? 2018 में। ठीक है, आगे चलते हैं। योगा लोकेटर ऐप किसने लॉन्च करी? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। किस लिए लॉन्च करी? टू प्रमोट योगा टू द पब्लिक, ट्रेनर्स एंड योगा सेंटर ग्लोबली। फीचर क्या थे इसके? इंक्लूड रजिस्ट्रेशन ऑफ योगा ट्रेनर। इस योगा के ऐप के थ्रू आप एज ए योगा ट्रेनर उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, इवेंट प्रमोशन कर सकते थे, नेविगेशन टू रीच सेंटर एंड ट्रेनर्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी। ठीक है, ये ऐप लॉन्च हुई, NIN नहीं करी बेसिकली। ठीक है, डिटेल देती थी नेचुरोपैथी थेरेपीज लाइक फास्टिंग, मड थेरेपी एंड एयर थेरेपी। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेज याद कर लेते हैं। तो 100 से 100 ना से 9। ठीक है, यूनानी जो डे था वो 11 फरवरी को मनाया गया। थीम थी यूनानी में। वर्ल्ड हेल्थ डे का मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल 2023। वर्ल्ड होम्योपैथी 10 अप्रैल 2023। ठीक है, होम्योपैथी के अंदर जीरो काफी आ रहा है, देखो 2 बार आ रहा है ओ, तो ऐसे मान लें 10 या जो भी फिगर है उसकी डेट में भी 10 आएगा, और ये 4 आप याद करिए, 10 अप्रैल। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। डेट पता होनी चाहिए, हर साल 5 तारीख को मनाया जाता है, और इस बार का थीम याद होना चाहिए, बीट पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। ठीक है, इस साल 21, हर साल ये 21 जून को मनाया जाता है, और इस साल इसकी थीम थी वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल एज वन वर्ल्ड वन फैमिली। ठीक है, इन 2 डेट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये तो बिना करे ही याद रहती है सभी को। इन्वॉल्वमेंट डे जून को आता है, उसके बाद योगा डे आता है 21 जून को। दोनों की थीम याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। 100 को मैंने आपको बता दिया। नेशनल आयुर्वेद, अभी नेक्स्ट वाला नहीं आया है, इससे हमें याद करना है पुराने वाला। तो पुराना वाला कब था? 22 अक्टूबर को। इसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। इसको ये मैं याद करा दूंगा आपको, आगे हम पढ़ेंगे नेशनल आयुर्वेद डे जब पढ़ेंगे ना, तो हर दिन हर घर आयुर्वेद। पिछले साल इसके कंपटीशन भी हुआ था, तो उस कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसके ऊपर 5 मिनट के लिए एक छोटा सा लेक्चर देना था। तो उसमें जो पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे तो उससे याद रहता है हर दिन हर घर आयुर्वेद। तो आपको भी शायद अब से याद रहेगा, क्योंकि आपने ये देख लिया, लोगो देख लिया, और मैंने भी हल्का फुल्का आपको बता दिया, तो आपको याद रहेगा कि लास्ट ईयर की थीम क्या थी। ठीक है, चलिए, हर दिन हर घर आयुर्वेद। नेचुरोपैथी डे 18 नवंबर। सिद्धा डे 9 जनवरी। वर्ल्ड संस्कृत डे 12 अगस्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं नेशनल आयुर्वेद डे। नेशनल आयुर्वेद डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन धन्वंतरी। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं 2022 की बात करूं, तो मैं 23 अक्टूबर को मनाया गया, और अगर 23 की बात करते हैं तो ये 11 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। ठीक है, धनतेरस वाले दिन मनाते हैं ना हम इसको, तो इसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल आयुर्वेद डे। नेशनल आयुर्वेद डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन धनतेरस या धनवंतरी जयंती 2016 से मना रहे हैं। पहला नेशनल आयुर्वेद डे कब मनाया गया? 28 अक्टूबर। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ईयर याद रखिए। ठीक है, थीम क्या थी फर्स्ट वाली की? आयुर्वेद फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। ठीक है, हमें पहला याद रखना है, उसकी डेट याद नहीं रखनी, उसका ईयर याद रखना है। ओके, और उसकी थीम याद रखनी है, आयुर्वेद फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर डायबिटीज, और लास्ट ईयर की याद रखनी है। मैंने बाकी सारी लिख दी है यहाँ पे नीचे, वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है, आप देख लीजिए, आपके लिए ही मैंने लिखा है यहाँ पे डेटा सारा। ठीक है, लेकिन आपको लास्ट टाइम का पता होना चाहिए। तो लास्ट टाइम कब सेलिब्रेट हुआ? 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ। हर दिन हर घर आयुर्वेद था, मैंने आपको बता दिया, फोटो दिखा दिया, याद रहेगा आपको। ठीक है, और जो ये अभी सेलिब्रेट हुआ ना, ये 7th था, और इस साल जो होगा फ्यूचर में नवंबर में जो होगा वो 8th होगा। ठीक है, 11 नवंबर। ये बाकी 2016 से 2017 तक के, 2021 तक के जितने भी डेट हैं और उनकी जो थीम रही है, वो सारी यहाँ पे मैंने लिख दी है। देखना है आप देख लीजिएगा, वैसे जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो ये 21 को मनाया जाता है। मैंने दोनों लिखी है, इस बार का और पिछली बार। ठीक है, इस साल की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, और सेलिब्रेट कहाँ हुआ ये? गेटवे ऑफ इंडिया पे, मुंबई में। ठीक है, हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल और महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे दोनों शामिल हुए थे, और जो मास इवेंट है वो गैरिसन ग्राउंड जबलपुर में हुआ था। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मास इवेंट कहाँ पर हुआ था? मास योगा इवेंट कहाँ पर हुआ था लास्ट टाइम और इस टाइम? तो लास्ट टाइम हुआ था गैरिसन ग्राउंड जबलपुर में, इस साल हुआ था, सॉरी, इस साल ही हुआ था गैरिसन ग्राउंड जबलपुर के अंदर। और वहाँ पे स्पीच किसने दी थी? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे न्यूयॉर्क में। ठीक है, और लास्ट टाइम कहाँ पर हुआ था ये मास इवेंट? ये हुआ था मैसूर पैलेस के अंदर, उसके ग्राउंड में, मैसूर में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे, हमारे मोदी जी ने स्पीच दी थी। इस साल की बात करें तो इंडियन आर्मी नेवी पर्सनल ऑल्सो परफॉर्म्ड योगा। इन्होंने INS विक्रांत पर भी योगा डे सेलिब्रेट हुआ। ठीक है ना, इंडियन आर्मी ने और नेवी ने परफॉर्म किया योगा। थीम फॉर 2022 योगा फॉर ह्यूमैनिटी। पिछले साल की जो थीम थी वो थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। जो लास्ट ईयर का था योगा फॉर ह्यूमैनिटी, 8th इंटरनेशनल डे योगा था, और कहाँ पर मनाया गया? चैंगलैंग डिस्ट्रिक्ट में। मास इवेंट मैसूर में हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लेक्चर दिया था वहाँ पे, और गार्जियन रिंग प्रोग्राम भी हुआ था लास्ट ईयर। इस गार्जियन रिंग में प्रोग्राम स्टार्टेड इन फिजी, एंडेड इन सैन फ्रांसिस्को, और इसके अंदर सूर्य नमस्कार हुआ। ठीक है, जो मैंने रिंग बताई, इसके अंदर सूर्य नमस्कार हुआ,
और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? फिजी से स्टार्ट हुआ था और खत्म कहाँ पर हुआ? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। आगे चलते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत कम टीचर्स पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, आज से 50 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था और 2023 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की 50th ईयर को सेलिब्रेट किया गया। एस्टेब्लिशमेंट हो गई, इसको 50 साल हो गए, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और दो थीम है जो इसकी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। जो इवेंट है वो कहाँ पर होस्ट हुआ? कोर्ट डिलीवर एंड सपोर्टेड बाय द नीदरलैंड। फोकस थीम मैंने आपको बताई थी। चलिए देखते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली हुई 75th, कब हुई थी वो? 5 मार्च 2021। उसके अंदर ये डिक्लेयर किया गया कि जो ईयर 2023 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोलेंगे। ठीक है, जो इसका प्रपोजल था वो इनिशिएट किया गया था इंडिया के द्वारा, और उसके जो सपोर्ट में कंट्रीज थी वो थी 72। ठीक है, अब ये स्टार्ट क्यों हुआ? तो इसका एम क्या था? टू प्रमोट कल्टीवेशन, कंजप्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ मिलेट्स टू एनहेंस न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, और मिलेट्स के अंदर ज्वार, बाजरा, रागी और अदर आ जाते हैं। ठीक है, और इसको 2023 को इसको ये क्यों बोला गया? एक तो प्रमोट करने के लिए, और दूसरा सो दैट एफर्ट विल बी मेड टू एनहेंस रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड वैल्यू एडिशन फॉर द मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस, WAC, वैक। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि स्टैब्लिश किसने किया। तो ये किया था वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन टू प्रमोट आयुर्वेद ग्लोबली। आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन ने WAC का एस्टैब्लिशमेंट किया। पहली जो वैक की मीटिंग थी वो 2002 के अंदर कोची के अंदर हुई थी। क्यों हुई थी? टू रेज अवेयरनेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन आयुर्वेद। ठीक है, अभी जो लास्ट टाइम हुई है वो 9th मीटिंग हुई है गोवा पणजी में। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें ही 3 सैटेलाइट इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन हुआ था, तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और थीम थी इस बार की आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, द इवेंट विटनेस द रिलीज ऑफ आयुष्मान कॉमिक बुक सीरीज एंड द साइनिंग ऑफ MOU बिटवीन आइया एंड रोजनबर्ग यूरोपियन अकेडमी ऑफ आयुर्वेदा जर्मनी। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हुए इसके अंदर। एक तो आयुष्मान कॉमिक बुक सीरीज का रिलीज हुआ, बुक को रिलीज किया गया, और दूसरा आइया के बीच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और जर्मनी के इंस्टीट्यूट रोजनबर्ग यूरोपियन अकेडमी ऑफ आयुर्वेदा के बीच में MOU साइन हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। वो था कांग्रेस, ये है फेस्टिवल, ये भी आपको किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, 2023 का जो आयुर्वेद ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल है वो कहाँ पर होगा? तिरुवनंतपुरम में होगा, केरला के अंदर होगा। कब मनाया जाएगा? 1 to 5 दिसंबर में। इसकी थीम क्या है? इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेद। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करा है? एक प्लेटफॉर्म फॉर नॉलेज एक्सचेंज, रिसर्च, कोलैबोरेशन एंड पॉलिसी डिस्कशन इन आयुर्वेद। अब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स देख लेते हैं। मैंने ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है CDRI, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सब में से लगभग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो CDRI इंपॉर्टेंट है, दूसरा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम को भी याद कर सकते हैं आप। बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही थे, बाकी एक बार सबको देख लेते हैं। इसको तो आप ना आंख बंद करके याद कर लीजिए, लखनऊ। ठीक है, सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेंगलपट्टू। ठीक है, एक CTRI है, ये CLTRI है। ओके, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी अजीब सी है, तो CLTRI। तो इसके अंदर CB है, LV है, TB है। ठीक है, तो इसके अंदर CB है, LV है, TB है, तो वो ऐसे कुछ करके याद कर लेना। आगे चलते हैं, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, न्यू दिल्ली के अंदर। ये न्यू दिल्ली के अंदर दो हैं, दोनों मैंने एक साथ लिखे। एड्स और कम्युनिकेबल डिजीज दोनों डेंजरस है, तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसका इंस्टीट्यूट है, वो दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली राजधानी भी है और डेवलप्ड भी है, अच्छे से मेट्रो सिटी है, तो इनका जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो दिल्ली में ही होना चाहिए। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ये बेंगलोर में है। अब बेंगलोर को ये भी बोला जाता है कि वो IT हब ही है, तो IT हब में क्या दिमाग की जरूरत ही पड़ेगी। ठीक है, और जब दिमाग की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे उसकी बीमारी भी ज्यादा होगी, तो इसलिए वहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट दिया। तो आप ऐसे याद रख लेना रिलेट करके। न्यूट्रिशन हैदराबाद के अंदर है। देखो, हैदराबादी बिरयानी याद है, अब उस हैदराबादी बिरयानी से हमें न्यूट्रिशन ही मिलेगा, तो उसे याद रखना कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हमारे लिए अहम हो जाता है। हमारी हेल्थ, हमारी जो काम कर रहे हैं, हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो बहुत अहम है, तो अहमदाबाद के अंदर है ऑक्यूपेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के अंदर है। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट बेंगलोर एंड ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। ठीक है, नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव हुआ था 18 to 19 मई के बीच में हुआ था, विज्ञान भवन में हुआ था, तो हमने ज्वाइन किया था। उसकी फोटो है, शायद आपको याद रहेगा, तो इसलिए मैं फोटो डाल देता हूँ, सो दैट आपको भी याद रहे। एक पिक्चराइज वाली मेमोरी बन जाती है ना, इसलिए। तो नेशनल आयुष मिशन कब हुआ था? 18 to 19 ऑफ मई को विज्ञान भवन के अंदर हुआ था। डॉक्टर बरका मैम और यहाँ पर मैं हूँ। ठीक है, ये फोटो वहीं की है, हम वहाँ पे गए थे, इस कॉन्क्लेव के अंदर गए थे, ज्वाइन किया था हमने, तो आपको याद रहेगा शायद इस पिक्चर की वजह से। आगे चलते हैं, पद्म अवार्डीज ऑफ आयुष, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये नाम है और ये कौन कौन से अवार्ड उनको मिले हैं। ठीक है, 2023 में जो मिले हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। एक तो मनोरंजन साहू, गोपाल स्वामी और कमलेश डी पटेल, 2 पद्मश्री हैं, 1 पद्म भूषण है। ठीक है,
एक बार इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। और आपसे एक ना रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ टॉपिक छूट गए हैं तो मुझे बता देना, कल शाम तक बता देना, सो दैट मैं उस नेक्स्ट वीडियो में उन सब टॉपिक को इंक्लूड कर लूँ। आयुष जीके से रिलेटेड जो भी कुछ रह गया, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा है, वैसे तो मैं इंक्लूड कर लूँगा जो भी ज़रूरी होगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है ना, बाई चांस कुछ छूट ना जाए, तो अगर आपने ये वीडियो देखा है और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझको एक दो टॉपिक भी कवर कर देने चाहिए कुछ याद दिलाने के पर्पज से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना कि सर इसको भी इंक्लूड कर लो, तो मैं उसको इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, चलिए, अगर आपने वीडियो देख ली है पूरी और यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, वीडियो को ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम, सो दैट आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।